अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। अब इस्तीफे देंगे, हिकमत अमली तब्दील करेंगे। पीडीएम आज सर जोड़कर बैठेगी। सरबराही इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुलाया गया है। फैसले की इस घड़ी में ऑपोजिशन जमातें एक साथ तो है, एक पेज पर नहीं है। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान का मानना है कि इस्तीफे दिए बगैर लॉन्ग मार्च की कोई इफादियत नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्लिमान के तमाम कार्ड्स कामयाबी से चलते नजर आ रहे हैं। वो इस्तीफों को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कौन सी जमात कहाँ खड़ी है सब पता चल जाएगा। तारीख 13 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आर या बार इंशाल्लाह इस्तीफे देने हैं। इस्तीफों अपने अपने इस्तीफे नहीं, अभी नहीं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दें या नहीं, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद उलझाव का शिकार। सिर्फ इस्तीफे या लॉन्ग मार्च ही ऑप्शन है या कोई और सियासी चाल भी चल सकते हैं। अपोजिशन क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। फजलुर रहमान पहले की तरह अब भी इस्तीफों को ही बेहतरीन ऑप्शन समझते हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। मगर पीपल्स पार्टी फिलहाल इस्तीफे देने के मूड में नहीं। हमें इस्तीफ़ा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त हमारा जो पार्लियामान का काज है वो ज़्यादा सक्सेसफुली चल रहे हैं और जो भी कामयाबियाँ इस दिन तक हासिल हुए हैं वो पार्लियामान के अंदर से हुए हैं। कौन कहाँ खड़ा है? मरियम नवाज कहती हैं आज सब पता चल जाएगा। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी आवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। बड़ी मुलाकात से पहले बड़ा राब्ता भी हुआ। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को यकीन दिलाया है कि कोई और जमात माने या ना माने, हमारे इस्तीफे हाजिर हैं। आप जब चाहें नून लीग के तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफे आपके हवाले कर दिए जाएंगे। असम्बलियों में रहना है या नहीं, लॉन्ग मार्च के लिए हिकमत अमली क्या होगी, अहम फैसलों के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन शरीक होंगे। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, पहले एक दूसरे को मनाएंगे, उसके बाद टफ टाइम देने के लिए प्लान बनाएंगे, ऐसा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मसाइल इस किस्म के हैं पीडीएम सरबराही इजलास में कि जिसमें क़यादत जो है वो अपने अपने मामलात सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कायदीन जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो वीडियो लिंक से इस इजलास में शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। बाकी तमाम जो रहनुमा है वो इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए और बाज़ाब्ता तौर पर इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब वो तमाम मामला जो कि 10 का इलेक्शन है उस हवाले से गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन नैब में ज़ेर समात मुकदमा जो है उस पर भी मशावरत की जाएगी और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, इसके ऊपर भी मशावरत की जानी। और सेनेट इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है पीडीएम को, उसके ऊपर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये मामला जो है वो ज़ेर बहस आएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी से भी कम वोट जो है गफूर हरदी को पड़े थे। इसकी क्या वजह है, उन तमाम गद्दारों को तलाश करने की जो है वो मुतालबा भी JUI की जानिब से किया जाएगा। तो ये बड़ा अहम इजलास है जिसमें ना सिर्फ पीडीएम का मुस्तकबिल का तयन होना है और सिर्फ उसके साथ साथ जो हुकूमत को टफ टाइम देना है उसकी हिकमत अमली जो है उसके ऊपर भी मशावरत की जानी है। और ये तवील इजलास होगा आज का। जितनी जमातें इकट्ठा हुई हैं सबके पॉइंटर्स सबके सामने हैं। अब ऐसे में खबरें क्या हैं, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ अप्रोच है और दीगर 2-3 जमातों का मुख्तलिफ लेकिन एक जैसा है। देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे में इस वक्त हुकूमत कर रही है और सिंध से जो है वो बेदखली नहीं चाहती है, जबकि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी ये कोशिश है कि अगर लॉन्ग मार्च करना है तो उससे पहले जो है वो इस्तीफे देना बहुत ज़रूरी है, पार्लियामेंट से बाहर आना होगा, असम्बली और हुकूमतें छोड़नी होगी। तो अब ये वो मामला है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को राजी किया जाना है और पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जद्दोजहद की जाए। आज के इजलास में ये तमाम बिल्कुल क्विकली बता दें पीटीआई को, रूलिंग पार्टी को इस इजलास से, इस बैठक से कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, ये उस सूरत में टेंशन हुकूमत जमात को हो सकती है कि अगर पीडीएम की जानिब से ये फैसला कर लिया जाए कि इन्होंने इस्तीफे देने हैं और पार्लियामेंट से बाहर आकर जद्दोजहद करनी है तो हुकूमत के लिए फिर मुश्किल होगा कि इतने सारे इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन करवाना है और उसके लिए
जद्दोजहद जो है वो पीडीएम को करनी होगी कि वो इस्तीफे देते हैं, तभी हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स में मरियम नवाज की तलबी के मामले की वजाहत कर दी। कहा, लीगी रहनुमा के बयानात का मकसद शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात में रखना डालना है। नैब अपना काम जारी रखेगा। मरियम नवाज के बयानात पर नैब की वजाहत। लीगी रहनुमा के मौक़िफ़ को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में ज़ेरे तहकीकात हैं। मरियम को तलब किया जाए तो मुल्की फजा को इश्तियाल अंगेजी की तरफ राग़िब किया जाता है। नैब अदलिया और कौमी इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जाती रही है, जिसका मकसद शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात में रुकावट डालना है। नैब लाहौर का कहना है कि कौमी इदारों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश की जाती रही। मुअज़्ज़ज़ अदालतों और इनके सादिर फैसलों का मजाक उड़ाया गया। नैब कौमी इदारा है जो आईनी और कानूनी इक़दामात सर अंजाम देने पर यकीन रखता है। नैब ये इक़दामात बिला ताअत्तुल जारी रखेगा। नैब की किसी सियासी पार्टी से किसी किस्म की वाबस्तगी नहीं। मेगा करप्शन के तमाम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। अपोजिशन से राबते का फैसला क्यों, बताएंगे इसी बुलेटिन में। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की चेयरमैन नैब पर फिर तनकीद। कहते हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त से साबित हो गया है कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती इल्जामात की वजह फॉरेन फंडिंग केस है। नैब ने मरियम नवाज साहिबा की बेल की कैंसलेशन की दरख्वास्त भी दी है और उस दरख्वास्त से जाहिर होता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता था और हम भी कहते थे कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है, वो बड़ी अयां है। ये इस मुल्क की नहीं दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि एक हुकूमत जब इलेक्शन हार गई उसने मुल्क के इलेक्शन कमीशन पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बमै वोट ये हुकूमत उठा कर ले गई। सेनेट का चेयरमैन खुद कहता मैं इलेक्शन हार गया हूँ। ये एक तारीख रकम होती, पार्लिमानी रवायात की पासदारी होती, लेकिन ये मौका भी इस मुल्क के सेनेट के चेयरमैन को नसीब नहीं हुआ क्योंकि कुर्सी ज्यादा अजीज होती है। इन असेंबलियों में रहना ठीक नहीं है, इनसे इस्तीफे देने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई यकीन दहानी नहीं किसी को नहीं कराई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है, फैसला जो है वो PDM की लीडरशिप करेगी। फॉरेन फंडिंग का केस है, फैसला हुकूमत के खिलाफ ही आएगा। फैसला आएगा इमरान खान ने अपने अकाउंट में पैसे डाले, फैसला आएगा कि बाहर से जो पैसे आए PTI के अकाउंट में उनको जाहिर नहीं किया गया। ये साहब को मैं नहीं जानता हूँ, उन पे स्याही पड़ी है तो नहीं पढ़नी चाहिए थी। उनको कोई हक नहीं है कि लोगों को जाकर गालियाँ निकालें। मैंने सुना है कि आदमी लोगों को गालियाँ निकालता है, जब गालियाँ निकालेंगे तो फिर कुछ तकलीफ होने का खदशा होता है। मैं बहुत कह चुका हूँ, मुझे एक गाली देंगे इंशाल्लाह 10 दूंगा। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इक़दामात की भी हिदायत कर दी। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें हर इजलास में इस हवाले से ब्रीफिंग दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि चीनी, सीमेंट और खाद समेत बड़े बड़े सेक्टर्स में टैक्स चोरी से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर कानून को हिदायत की कि FBR की जानिब से लिया गया अदालती स्टे ख़त्म कराने की कोशिश करें। मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं EVM मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं। पिछले 5 साल में वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाए। इन अदर वर्ड्स अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये FBR को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं जिससे महंगाई होती है।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की तैयारियां, अपोजिशन से राब्ते का फैसला कर लिया। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने से मुताल्लिक़ तरमीम होगी, इससे कश्मीर कॉज मुतासर नहीं होगा। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद अजीम साहब, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की तैयारियां, अपोजिशन से राबिते करेंगे, इसका इम्पैक्ट बेहतर आएगा या मामलात अब बहुत हद तक बिगड़ चुके हैं? आपका तज्जिया क्या है इस सिलसिले में? जी देखें, आईनी तरमीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ईवान जो हैं उनमें अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से वो आईनी तरमीम मंजूर की जाए। और इससे पहले ऐसा हुआ है कि हुकूमतों में हुकूमत और अपोजिशन में बहुत इख्तलाफ होने के बावजूद बहुत से मामला जो हैं वो इत्तफाक राय से आईनी तरमीम की शक्ल में मंजूर हुए हैं वहाँ पे। और इसकी वो एक तवील मुद्दत गुजर चुकी है कि कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं आई जिसे दोनों ईवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल हो। सारा मामला जो है हमेशा इत्तफाक राय से करने की कोशिश की जाती है और उसमें कुछ दो वाला मामला भी होता है, तरामीम मंजूर कर दी जाती है। लेकिन आज जो बाबर अवान ने सीनियर साफी से मुलाकात के दौरान 4 नुकात बताए हैं जिनमें कि आईनी तरामीम करने के लिए अपोजिशन से रब्ता किया जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी और उनकी मुशावरत से इसको मुकम्मल किया जाएगा। उसमें एक तो सेनेटर्स का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए कराने का मामला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जो है वो जो भी कानून में तरमीम करने की जरूरत हो वो है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको दोहरी शहरियत खत्म किए बगैर इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। अलबत्ता अगर वो जब मुंतखब हो जाएंगे तो हलफ उठाने से पहले वो जो दूसरा मुल्क है उसकी शहरियत को तर्क करेंगे। और चौथी चीज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने से मुतल्लिक वहाँ की असम्बली ने जो करारदाद मंजूर की है उसके मुताबिक 7 आईनी शिकों में तरमीम करके और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो रही है। इसके लिए अपोजिशन का ताउन जो हासिल किया जाएगा। और उनसे जब सवाल किया गया कि आपके और अपोजिशन के दरमियान तो बहुत ज्यादा दूरियां हैं, तो उनका कहना यह था कि ये दूरियां ऐसी हैं, नजर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम राब्ते में ना हो। पार्लिमानी उमूर में मेरा और स्पीकर का जो हमसे राब्ता होता है। खासी उम्मीद है इस सिलसिले में कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, इसके ऊपर तो बात हो सकेगी। बहुत शुक्रिया सर। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को फंड्स के इजरा के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गैर वाज़ेह होने पर नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में फंड्स जारी करने से मुतल्लिक सदर और गवर्नर्स का जिक्र है, वज़ीर आज़म का नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेनेट इंतखाबात से कबल अरकान असम्बली को फंड्स के इजरा से मुतल्लिक दरख्वास्त 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार PP रहनुमा नैयर बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स जारी करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इंतखाबी शेड्यूल के बाद तरक्याती काम कराने का ऐलान नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की। आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी पर सजा दी जा सकती है। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कोड ऑफ कंडक्ट में सिर्फ सदर मुमलिकत और सूबों के गवर्नर्स का जिक्र है। मेंबर कमीशन इरशाद कैसर ने पूछा, इमरान खान को केस में बतौर वजीर आज़म फरीक बनाया गया या बतौर सरबराह सियासी जमात? नैयर बुखारी ने जवाब दिया, 4 अरकान ने TV पर फंड्स लेने का एतराफ़ किया। कमीशन चारों को फरीक बना सकता है। दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। और सिंध काबीना ने इलेक्शन कमीशन के हक़ में करारदाद भी मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वफाकी वज़रा के बयानात को अफसोसनाक करार दिया गया है। और इस वक्त सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। ख़ास तौर पर कल जो हुआ है, हमारे रेंजर्स का जवान जो शहीद हुआ है, कुछ ज़ख्मी हुए हैं, इस वाक़े की इंतहाई मज़म्मत करते हैं। देखें, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हालत जंग में है पाकिस्तान इस वक्त, और उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जो इसी मुल्क में रहते हैं, और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है वो पाकिस्तान है। और फिर इस तरह के जो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं, उनको यहाँ पे रहने का हक़ नहीं है। वो उनको किसी किस्म की सपोर्ट भी नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी सतह पे, पॉलिटिकली तौर पर, यहाँ पे रहने वालों की, आप मीडिया के दोस्तों की, अदालतों की। क्योंकि जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़
कोई भी हम इस वक्त हालत जंग में हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साबिक डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला की इलेक्शन कमीशन के फैसलों की खुलकर हिमायत। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दुरुस्त नहीं, जो मुतासिर हैं वो अदालत जाएं। इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की गई है। लेटली उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर मेरे ख्याल गवर्नमेंट थोड़ी बुखला गई है। गवर्नमेंट डील कर सकते हैं, वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं, मगर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर दें और सारा कमीशन रिजाइन कर दे, मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। बड़ा क्लियर है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत चुके हैं। उन्होंने पूरे 49 वोट्स लिए हैं, सिर्फ एक वोट रिजेक्ट हुआ है जिसमें दोनों खानों में स्टैंप थी, बाकी कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे कोलीग भी हैं, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने सही वोट कैसे रिजेक्ट कर दिए। कल अगर ये चैलेंज हो गया किसी भी फोरम के ऊपर तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये कहा है कि हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो पोजीशन पीपल्स पार्टी की सही है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ द रियल फोरम और उसको अगर आप छोड़ देंगे रिजाइन करके और उसका कोई हल सामने नज़र नहीं आ रहा तो मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा और हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। वेल्डन एयर चीफ मार्शल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर खान से अलविदाई मुलाकात की है। कौम के लिए उनकी खिदमात को सराहा और कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में एयर चीफ ने कायदाना किरदार अदा किया। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान खान, अलविदाई मुलाकात थी है? जी बिल्कुल, एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने GHQ का दौरा किया, जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तवील और नुमाया कैरियर के दौरान कौम के लिए खिदमात पर एयर चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने एयर चीफ की मुतारिक क़यादत और स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन के दौरान दिखाई जाने वाली पेशेवराना महारत की भी तारीफ की है। आर्मी चीफ ने एयर चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद को सराहा और कमर जावेद बाजवा की जानिब से ये कहा गया कि एयर चीफ की बेपनाह कोशिशों और मयारी क़यादत की वजह से आज पाक फ़िज़ाइया किसी ताकत से पीछे नहीं है। और जब GHQ पहुंचे तो एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को यादगार शुदा पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको जहलम से खबर देते हैं। मैट्रिक की तालिबा, इसको स्कूल से घर वापस आते हुए अगवा किया गया। इसके लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच पर प्रोसिक्यूशन मेहरबान। अदालत ने अदम सबूत पर एक ही दिन में 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन लियारी गैंग सरगना उज़ैर जान बलोच पर मेहरबान है। उज़ैर जान बलोच एक ही दिन में 2 मुकदमात में बरी हुआ है। इस्तगासा पुलिस हमला केस में भी शवाहिद पेश न कर सकी। उज़ैर जान बलोच पर पुलिस की बख्तर बंद पर हमले का मुकदमा दर्ज था। उज़ैर बलोच कलरी थाना हमला केस में भी बरी कर दिया गया है। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफानुल हक, एक के बाद एक मुकदमे से बरी हो रहा है उज़ैर जान बलोच। देखिए, ये वही मुकदमात हैं जो लियारी ऑपरेशन के दौरान दर्ज किए गए थे, जो सरकारी मुद्दत में दर्ज किए गए थे। और इन मुकदमात में ज्यादातर जो गवाहान हैं वो पुलिस एहलकार हैं या सरकारी गवाहान हैं। अदालत ऐसे शवाहिद पर रिलाय नहीं करती, इसलिए जो बरियत की दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं उज़ैर बलोच की जानिब से वो मंजूर की जा रही हैं। और जो प्रोसिक्यूशन है वो इस हवाले से शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। मजमूई तौर पर अब तक 12 मुकदमात में उज़ैर बलोच को बरी किया जा चुका है, जिनमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के मुकदमात भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में कोयले की कान बैठ गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल भी कर लिया गया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता रोज कोयला कान बैठ जाने और जहरीली गैस जमा होने के बायस आग भड़क उठी। हादसे के नतीजे में कोयला कान में काम करने वाले 7 कानकन फंस गए। ज़िला इंतजामिया करीबी कोयला कान में काम करने वाले मजदूरों समेत दीगर इमदादी टीमों ने 17 घंटे तवील रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 7 कानकनों की लाशें निकाल ली गई। हादसे का शिकार कोयला कान सील कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक कोयला कान हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। गुज़श्ता 1 माह के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कोयला कानों में 3 वाक़यात रूनमा हुए, जिसमें 17 कानकन जिंदगी की बाजी हार गए। मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। मुल्क भर में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक दिन में मजीद 58 अफराद की जान चली गई है। मजमूई अमवात की तादाद 13,595 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 35,303 टेस्ट किए गए। 2,511 मुस्बत निकले हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 है।
वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और PDM लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई है। इसी बारे में बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, क्या क्या गुफ्तगू रही, क्या मामला ज़ेर बहस आए? देखें, शेख रशीद अपना दौरा मुख्तसर करके कतर से गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुंचे थे और वज़ीर आज़म इमरान खान से आज उनकी एक अहम 1-on-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत हुई है। PDM के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी वज़ीर आज़म को वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। लॉन्ग मार्च अगर आएगा तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, अगर फैजाबाद आएगा तो वो पंजाब हुकूमत उसको किस तरीके से टैकल करेगी। इस सब के ऊपर बात रही। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सियासत में जो है सो है, लेकिन सनती शोबा तेजी से फल रहा है, फूल रहा है, ये भी हो रहा है। 7 माह के दौरान गाड़ियों और टेक्सटाइल समेत बड़ी सनतों की पैदावार में 7.85% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हम्माद अजहर ने मुआशी तरक्की की रफ्तार में भी तेजी की नवीद सुना दी है। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क का सनती पहिया तेजी से चल पड़ा। गाड़ियों से टेक्सटाइल, खाने और मशरूबात से लेकर खाद सेक्टर तक पैदावार मुसलसल बढ़ने लगी। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में 5.36%, जुलाई तक जनवरी तकरीबन 8%, जबकि जनवरी 2020 के मुकाबले में 2021 में 9% से जायद ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। जुलाई तक जनवरी गाड़ियों की पैदावार 13%, जबकि सिर्फ जनवरी में 23% से ज्यादा बढ़ गई। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक फूड और मशरूबात में 19% और केमिकल्स की पैदावार में 9% से ज्यादा इजाफा देखा गया। इब्तदाई 7 माह में मादनियात की पैदावार 22%, जबकि जनवरी में 36% बढ़ गई। इस दौरान दवासाजी के शोबे में 12%, टेक्सटाइल सेक्टर तकरीबन 3%, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की प्रोडक्शन में 4% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़े, इंजीनियरिंग की मसनूआत, पेपर बोर्ड, रबड़ और लकड़ी की मसनूआत की पैदावार में 41% तक कमी आई। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर ने ट्वीट पैगाम में कहा, सनती शोबे की मुसलसल और मजबूत ग्रोथ के नतीजे में मुआशी शराय नमो में भी अंदाजों से कहीं ज्यादा बेहतरी मुतवक्के है। और बोलो लाहौर में आपको दिखाएंगे शहर की दाखिली सड़क सगियां जो टूट का शिकार है। आए रोज़ हादसात यहाँ पर होते रहते हैं। रिहायशी अब्दुल गफूर भट्टी मसाइल बताते हुए जज्बाती हो गया, हुकूमत से सड़क को ठीक करने का मुतालबा कर दिया। मैं अब्दुल गफूर भट्टी सगियां का रहायशी हूँ। ये लाहौर की मेन दाखिली रास्ता है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बाइक्स जब हमारी इन खड्डों में से गुजरती हैं, जो लोग हैं अपनी बाइक को तो खराब कर ही रहे हैं। रोड के ऊपर सफाई का इंतहाई नाक़िस निज़ाम है। आप अभी भी देख रहे होंगे कि कितनी मिट्टी और धूल हम देख रहे हैं साइडों के ऊपर हैं। मिट्टी से आपको अगली गाड़ी तक नज़र नहीं आ रही। मिट्टी तो जनाब आंखें ही नहीं खुलती हैं। ये देखिए, इसको लीजिए, कितना बड़ा खड्डा है। ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खड्डे हमारी बाइक्स और हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।